जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजन के पोषक तत्वों में से वसा के बारे में, वसाओं के बारे में, लिपिड्स यानी फैट्स, जिसके तीन नाम है। यानी वसा को ही फैट कहा गया है, वसा को ही लिपिड्स कहा गया है, और उसी लिपिड्स यानी उसी वसा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भोजन के पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिशन ऑफ फूड थे, न्यूट्रिशन ऑफ फूड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें हम सबसे पहली दो बातें जो आपके सामने रखने वाले हैं कि ज़िंदगी में हमें कामयाब होना है तो मुझे ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कहते हैं कामयाब होने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास सारे संसाधन हो वो व्यक्ति कामयाब हो जाए, तो ऐसी कामयाबी को हम कामयाबी नहीं मानते हैं। और जिसके पास कोई संसाधन ना हो और वो संसाधन अपने आप क्रिएट करे और उसके बाद सक्सेस हो जाए, तो ऐसी सफलता को हम सफलता कहते हैं। ठीक है, तो आज की धमाकेदार क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भोजन के पोषक तत्व को बहुत कायदे से पढ़ने वाले हैं। आइए इसमें हम लोग वसा के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जान चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट के सारे पार्ट भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिपिड्स यानी वसा के बारे में। तो आइए देखिए, वसा की बात की जाए तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट आपके होते हैं तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सा सूत्र जो था उसमें आपको याद रखना है C6H12O6, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला था C6H12O6। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो इसमें होता है 1:2:1 होता है। तो वैसे ही वसा में भी क्या उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले चीज़ जो वसा है तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि जो ये वसा होती हैं ये भी, या वसाएं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ कि ये जो वसाएं होती हैं तो वसाएं भी आपकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होती हैं। जस्ट लाइक जैसे जो कार्बोहाइड्रेट था वो बना हुआ था। तो लेकिन एक चीज़ इसमें हमको याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। जो वसाएं होती हैं इसमें कार्बन की जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ये ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो दूसरा पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ये आसानी से पचती नहीं है। मतलब वसा जो होती है वो आसानी से पचती नहीं है। यानी जो फैट है, जो लिपिड्स, देखिए सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो ये वसा होती है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है। कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा अधिक हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही एक जो है लिपिड्स यानी वसा का रूप ले लेता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें कि वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ही एक अत्यधिक मात्रा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ये आसानी से पचता नहीं है। जैसे लोगों की कहावत सुना होगा कि घी सबको पचता नहीं। यानी आपको अगर वसा यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये जो लिपिड्स है यानी जो फैट है, जो वसा है, ये आपको क्या होगी, पचेगी। तो अब अगली बात कर ले। देखो, जो वसा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट था ये 4.2 कैलोरी यानी इतने ग्राम, इतने कैलोरी पर ग्राम ये एनर्जी देता था। याद रखिएगा 4.2 कैलोरी के आसपास। वैसे ही जो ये वसा है ये 9.18 नियर अबाउट इसको 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मान सकते हैं। ये भी किलो कैलोरी लिख लीजिएगा। यानी इतने किलो कैलोरी ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी यही देता है, लेकिन सबसे तेज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। बात समझिएगा कि सबसे तेज ऊर्जा की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक ऊर्जा की बात की जाए तो कौन देगा, वसा देगा। ये वसा की बात कर ली गई। तो वसा के बाद एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि जो वसाएं होती हैं वो इतनी एनर्जी देती हैं। दूसरी बात, ये पानी में अघुलनशील होती हैं। वसा, देखो जो घी है, जो तेल है, जो चर्बी है, हाँ, ये जितने भी ऑयल वगैरह यूज़ किए जाते हैं ये सब पानी में घुलते नहीं हैं, पानी में ये अघुलनशील होते हैं। फिर भी अगर हम इनको ज़बरदस्ती पानी में घुला दें, पानी ले ले उसमें तेल डाल के उसको मिलाने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती घुलाएं, तो याद रखिएगा कि जो पानी है और प्लस जो जल है, इनका जो मिश्रण होता है ये कहलाता है इमल्सन। यानी इसको अगर हम ज़बरदस्ती मिला देते हैं तो इस मिश्रण का नाम हो जाएगा क्या, इमल्सन। तो ये चीज़ जो हो गई, पानी में अघुलनशील होती है। लेकिन जो कार्बनिक विलायक हैं उसमें
घुलनशील होती है। ठीक, कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, ये घुलनशील होती है। ठीक है, तो बाकी बात की जाती है और कार्बनिक विलायक की बात की जाए तो जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो कार्बनिक विलायक हैं उसमें ये क्या होती है, घुलनशील होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब कुछ वसाओं के बारे में देख लेते हैं, जैसे घी है, तेल है, चर्बी है। ठीक है, घी है, तेल है, चर्बी है, ये सब क्या होती हैं, ये सारी की सारी वसाएं होती हैं। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं, फैट, वही चीज़ लिपिड्स कहते हैं। और एक दो चीज़ें जैसे आपको याद रखना है, गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। गाजर में जो एक कैरोटीन पाया जाता है ये भी क्या है, वसा का ही एक रूप है। जैसे हम टमाटर की बात कर लें तो टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, ये भी एक वसा का ही रूप है, ये भी एक वसा ही है। कैरोटीन हो गया, लाइकोपीन हो गया। बाकी आपको पता होगा जो प्राकृतिक रबर होती है हमारी, ये भी एक वसा का ही रूप है। यानी जो प्राकृतिक रबर है इसमें भी क्या पाई जाती है, वसा, ये भी क्या है, आपकी वसा है। याद रखिएगा इस चीज़ को, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको फिर आप नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बात करने वाले हैं कि जो वसा का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो देखिएगा वसा का जो निर्माण होता है, तो जो ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का आप लोग सूत्र देख लीजिएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, किसका फार्मूला हो गया, ग्लिसरॉल का। और इसमें यह है ग्लिसरॉल, याद रखिएगा ग्लिसरॉल है। और इसमें हमने क्या किया, 3RCOOH, ये वसी अम्ल है। 3 अणु मिलाए गए, किसके, वसी अम्लों के। यानी ग्लिसरॉल में 3 अणु वसी अम्ल मिलाने पर क्या बन जाता है, तो सबसे पहले देखिएगा 3H2O बाहर हो जाता है। यानी जो 3 अणु जल है उसको, ये जल का सूत्र लिखा हुआ है H2, ये 3 अणु जल आपका बाहर हो जाता है। बचता उसमें क्या है, तो जो बचता है उसको नोट कर लेते हैं, CH2 COOR CH2 COOR सिंगल बॉन्ड CH है, CH2 COOR, ये आपका बचता है। और यही क्या है, सामान्य वसाएं, सरल वसाएं। समझ रहे हैं, जल्दी से नोट करें इस बनाने की विधि को। तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए जो COOR लिखा है इसको कहते हैं एस्टर। और जब इसको हम अगर ब्रेक करें तो ब्रेक ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R। और इस बंध को, इस चीज को जब ब्रेक किया जाता है तो ये ब्रेक ऐसे होता है। तो ये C डबल बॉन्ड O, इधर C सिंगल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड R, इस बंध को कहते हैं एस्टर बंध। तो हम कह सकते हैं कि जो भी वसा होती है उसके जो आपस में जो अणु या जो कार्बन के अणु हैं या वसाएं जो हैं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, एस्टर बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। आपको बहुत कायदे से याद रखना है, पेप्टाइड बंध द्वारा कौन जुड़ा होता है, प्रोटीन। और हमने बताया था जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। DNA के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और यहाँ पर एक आ गया आपका कौन, वसा। तो वसा का जो अणु है वसा के काहे से जुड़े होते हैं, एस्टर बंध द्वारा। याद रखिएगा कौन से बंध द्वारा, एस्टर बंध द्वारा। तो अगर हम कार्बन के बंध के हिसाब से देखें तो वसाएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है संतृप्त वसा और एक होती हैं असंतृप्त वसा। ठीक, संतृप्त वसाएं और असंतृप्त वसाएं। देखो संतृप्त वसाओं में क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो भी है आपका, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा, एकल बंध होगा। ठीक, और असंतृप्त में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा या कार्बन कार्बन के बीच त्रिकबंध होगा। बात समझ गए होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो वो कौन सी है, संतृप्त वसाएं। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा, अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कौन सी हो जाती हैं, असंतृप्त वसाएं। तो देखिएगा संतृप्त वसाएं क्या है, संतृप्त वसाओं की बात की जाए अगर तो इसके अंतर्गत घी हो गया आपका, बटर हो गया आपका,
चर्बी हो गई आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, संतृप्त वसाओं में। इनको हम लोग संतृप्त वसाओं के अंतर्गत रखते हैं। अब असंतृप्त की बात की जाए तो असंतृप्त में क्या आता है, जो आपके तेल होते हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। किस में आते हैं, असंतृप्त वसाओं में। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, वो याद रखिएगा कि जो भी असंतृप्त वसाएं हैं, असंतृप्त वसाओं का हाइड्रोजनीकरण करके संतृप्त वसाओं में बदला जाता है। बस समझ जाइएगा पहले कि जो भी असंतृप्त वसाएं, जैसे वनस्पति तेल की हम बात कर रहे हैं, तो वनस्पति तेल को क्या किया जाए, इसमें हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाए, इसमें हाइड्रोजन मिला दिया जाए, 2 अणु हाइड्रोजन के हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए, तो यही वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाएगा, जिसको हम लोग डालडा कहते हैं। वनस्पति तेल को आप लोग जानते होंगे, जिसको आप रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हमें क्या करवाना होता है, हाइड्रोजनीकरण। बस समझ जाइएगा कि जो वनस्पति तेल हैं, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन मिलाया गया तो क्या बन गया, वनस्पति घी, वही जिसको आप डालडा कहते हो। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ हो गई, कहाँ की हो गई, वनस्पति संतृप्त और असंतृप्त वसाएं। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लें। आगे बात करें, अगर जो हमारी वसा होती है, अगर इसी वसा में हम लोग क्षार मिला दें, क्षार जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया, तो वसा प्लस क्षार मिलाने के बाद क्या बनता है, साबुन बनता है। यानी वसाओं में अगर हम क्षार मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। सोपनीफिकेशन, साबुनीकरण, सोपनीफिकेशन या साबुनीकरण की सब क्रिया को वसा में हमने क्षार मिला दिया और वो बन गई साबुन। कुछ अन्य सरल वसाओं के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तो सरल वसाओं के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको बताया जाए कि जो हमारे कान के अंदर, जो हमारा ये कान होता है, तो कान के अंदर जो गंदगी होती है, इस गंदगी को हम लोग कर्णमोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कर्णमोम या ईयर वॉक्स कहते हैं। कर्णमोम या ईयर वॉक्स कहा जाता है। ये भी काहे का बना होता है, ये भी वसा का ही बना होता है। और इस पदार्थ को कहते क्या हैं, सिरुमिन कहते हैं। सिरुमिन याद रखिएगा, ये कौन सा पदार्थ है, वसी पदार्थ है। कान के अंदर की जो गंदगी है, कर्णमोम जिसको ईयरवॉक्स कहा जाता है, इसका नाम क्या है, सिरुमिन, यानी जो कान के अंदर पाया जाता है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो पर होते हैं, वो पर भी बने होते हैं, वो काहे के बने होते हैं, वसी पदार्थ ही है, और वसी पदार्थ के ही बने होते हैं, लेनोलिन नाम होता है। और जैसे उस पर पानी गिरता है, वो क्या हो जाता है, पानी उस पर नहीं रुकता है। आप यहाँ पे वसा है आपके, आप यहाँ पे एक आयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए यहाँ पर आप, वसी अम्ल, जो वसी चीज़ें जो वसा युक्त होती हैं, और फिर यहाँ पे आप पानी डालिए, पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, वो कहाँ सबसे नीचे चला जाएगा, नीचे तुरंत वो नीचे बह जाएगा। तो वैसे ही ये जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो पर होते हैं, ये वसा के बने होते हैं, इस वजह से इनके पर पे कभी पानी नहीं रुकता है, वो तुरंत नीचे हो जाता है। तो देखिएगा, आगे चलते हैं। अगले नंबर पर क्या बताया हमने, जो जंतु हैं या पक्षी हैं, पक्षियों के पंख लिखो या पर लिखो, काहे के बने होते हैं, वसा के ही बने होते हैं। काहे के बने होते हैं, वसी पदार्थ। पक्षियों के पंख जो हैं वसी पदार्थ के बने होते हैं, और नाम क्या बताया था अभी हमने, लेनोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएंगे कि जो कर्णमोम है, ईयरवॉक्स है, ये सिरुमिन, ये वसी पदार्थ है, इसका बना होता है। पक्षियों के जो पंख हैं वो वसी पदार्थ लेनोलिन के बने होते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर अगले नंबर की बात की जाए तो मधुमोम, मधुमोम जानते हैं, जो मधुमक्खी होती है, वो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है।
मधुमक्खियों के पेट में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, उसी से हमें मधुमोम प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, वसीय पदार्थ ही है। कौन सा पदार्थ है, वसीय पदार्थ है। आगे अगर बात की जाए, जो मोम वगैरह होती है, पेट्रोलियम के संशोधन के बाद, पेट्रोलियम जो होता है उसके संशोधन के बाद प्राप्त पदार्थ उसी से निकलता है और वहाँ हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोम। ठीक है, इस चीज़ को उतारिएगा जल्दी से या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं हम लोग वसाओं के प्रकार। वो जो हमारा वसाओं का प्रकार था वो कार्बनिक बंधों के आधार पर था। ये वसाओं का प्रकार जो है, जैसे हमें वसाएं जटिल अवस्था है, सामान्य अवस्था है, जैसी अवस्थाएं मिलती हैं। तो वसाओं के प्रकार वसाएं 3 प्रकार की हैं, सरल वसाएं, संयुग्मित और साथ में व्युत्पन्न वसाएं। तो सरल वसाओं का सिंपल सा निर्माण कैसे होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल को मिलाने से सरल वसाएं बन जाती हैं। बाकी अगर हम सरल वसाओं में ही फास्फेट जोड़ दें तो वो फास्फोलिपिड्स हो जाता है। वो किस में आएगा, संयुग्मित वसाएं, क्योंकि संयुग्मित वसाओं का निर्माण कैसे होता है, सरल वसाओं का प्लस जो भी हमारा क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो फास्फेट जोड़ देंगे तो ये फास्फोलिपिड्स, कोशिका झिल्ली का निर्माण यही फास्फोलिपिड्स को सरल वसाओं से होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर सरल वसाओं में मिला दिया जाता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निर्माण में होता है। अगर हम इसमें प्रोटीन जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है लिपोप्रोटीन, और लिपोप्रोटीन जो होता है, ये जो ब्लड होता है, ब्लड में इसी रूप में वसाएं हमें मिलती हैं। और बाकी अगर हम लोग बात की जाए, आगे बात करें व्युत्पन्न वसाएं की, तो व्युत्पन्न वसाएं इन्हीं दोनों से मिलकर, इन्हीं सरल और संयुग्मित वसाओं के ही अपघटन से बनती हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसको यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।